डॉक्टर बलराम शुक्ल जी को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएँ तो दे ही रहे हैं। इस समय वह उच्च भारतीय अध्ययन केंद्र शिमला में भी शोध कार्य कर रहे हैं और वस्तुतः भाषा विज्ञान के वो अधिकारी पुरुष हैं, क्योंकि न जाने मुझे नहीं पता कि कितनी भाषाएँ उन्हें आती है, मैथिली, गुजराती, मराठी, बंगाली, शायद सर मैं करेक्ट कहीं मिस कर रही हूँ तो बताइएगा, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश और डैश, डैश, डैश प्राकृत के विद्वान हैं ही। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो भाषाओं के साथ संस्कृत की संबद्धता और उसके साथ सामाजिक संदर्भ के विषय में अपना सर्वेभ्योऽपि विदुषः विद्वद्भ्यः यथा यथं प्रणम्य मम ध्वनिः श्रूयते खलु? आम्, श्रूयते सम्यक्रूपेण। अवश्यं। सर्वानपि विदुषः यथा यथं प्रणम्य विशिष्य अस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षपादाः ये वर्तन्ते वरखेडिवर्याः अस्माकं मातृविश्वविद्यालयस्य गोरक्षपुरविश्वविद्यालयस्य ये अध्यक्षजराः संस्कृतविभागस्य वर्याः तान् प्रणम्य सर्वानपि सुहृदः ये अस्य कार्यक्रमस्य सफलतायै निरन्तरं चिष्टन्ते मीनाक्षीवर्या वर्तते, च विपिन् झा महोदयाः सन्ति, सुमन महोदयः सन्ति, सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः अभिनन्दनानि उक्त्वा एतद्विषयम् अवलम्ब्य किञ्चिदेव वच्मि। अल्पीयस्त्वात् कालस्य अहं तस्य अन्तः एव स्थातुं प्रयतिष्ये। संस्कृत का भाषा वैज्ञानिक स्वरूप क्या है और उससे हमारे देश में विशेष रूप से मैं इसी पे केंद्रित रहूंगा, क्या उसके सामाजिक संदर्भ हो सकते हैं, सामाजिक सौहार्द और अपने आप को समझने का बहुत बड़ा उत्तम साधन हो सकता है संस्कृत का भाषा वैज्ञानिक स्वरूप। एक तो हमारे देश में बहुत प्रारंभ काल से शब्द संबंधी चर्चाएं चलती रही हैं और बहुत पाश्चात्य विद्वानों का तो ये कहना है कि भारतीय व्याकरण के प्रति या भाषा शब्द शास्त्र के प्रति बहुत ही ऑब्सेस्ड होते हैं, अत्यंत पूर्वाग्रही होते हैं। वे दार्शनिक सिद्धांतों को भी समझते हैं तो जब तक उसकी व्युत्पत्ति किसी शब्द की नहीं कर लेते, जब तक पाणिनि को बीच में नहीं ला देते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। तो ये वस्तुतः संस्कृत भाषा के विकास के साथ ही उसका शब्दशास्त्र, उसका भाषा शास्त्र जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पारंपरिक भाषा शास्त्र है, जो व्याकरण शास्त्र में दिखाई पड़ता है या निरुक्त शास्त्र में दिखाई पड़ता है या शिक्षा शास्त्र में दिखाई पड़ता है, वो किंचित भिन्न है आधुनिक भाषा विज्ञान से। यद्यपि आधुनिक भाषा विज्ञान नामक विषय की उत्पत्ति ही तभी हो पाई जब भारतीय विषयों से या विशेष रूप से संस्कृत से संबंधित शब्दशास्त्रीय विषयों से प्राचीन पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों परिचय हो पाया। और जो हमारा धातुओं का वर्गीकरण है, वो विश्व में कहीं भी ऐसा वर्गीकरण नहीं था, ये हम जानते हैं। ये सुविदित तथ्य है, यद्यपि ये बहुत आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन जो लैटिन और ग्रीक में भी विभाजन इस प्रकार का कतई नहीं था। ये फ्रांस बॉप ने जब इस भारतीय वैयाकरणों के विभाजनों को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में सब जगह हुए। इतना ही नहीं, जो अरबी भाषा का व्याकरण अभी भी हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक देखी, नहवे उसमें बहुत विद्वान लेखक ने ये बताया कि कितना ऋणी है अरबी भाषा का साहित्य, भाषा का व्याकरण संस्कृत भाषा को लेकर। तो हमारा व्याकरण निश्चित रूप से संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाला है, लेकिन
हमें संस्कृत के स्तर पर और भारतीय भाषाओं में पारस्परिक सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्कृत भाषा विज्ञान की बहुत आवश्यकता है और वो संस्कृत भाषा विज्ञान हमें समझना होगा कि वो पारंपरिक व्याकरण इत्यादि विषयों से किस प्रकार भिन्न है, यद्यपि वो उसी से निकली हुई है, जैसा कि मैंने पहले बताया। भाषा विज्ञान भाषा के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि रखता है। व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन कुछ अलग होता है, उसका प्रयोजन भाषा का विश्लेषण, भाषा का शिक्षण होता है मुख्य रूप से। लघुतया शिक्षण होता है, इसलिए उसमें सभी प्रकार के भाषा संबंधी विकास और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान संबंधी दृष्टियां नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए हम संस्कृत को एक आकर्षणीय प्रकृति का मान लेते हैं। हम समझते हैं कि संस्कृत के सारे शब्द जो हैं वो, क्योंकि ऐसा हम हमारे सामने संस्कृत एक साथ आती है। भाषा विज्ञान हमारी मदद इस विषय में इस तरह से कर सकता है कि वो हमें बता सकता है कि संस्कृत के कितने अधिक पहलू हैं, कितने अधिक विशिष्ट कालों में विकसित हुआ है। तो क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रसार का हमें पता चल सकता है। संस्कृत की आदान प्रक्रिया के बारे में तो हम समझते हैं, जानते हैं, कि संस्कृत की आदान प्रक्रिया हमें भाषा विज्ञान से पता चल सकती है। और जो भाषा विज्ञान में खासकर ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और मूल भाषा का जो कॉन्सेप्ट न रही हो, लेकिन उसके जो सिद्धांत हैं वो बड़े ही वैज्ञानिक हैं और ये सारे हमारे स्वयं के ग्रंथों से निकले। वैदिक और लौकिक भाषाओं को देखें तो हमें साथ रख करके ठीक से देखें तो हमें स्वतः ये दिखाई पड़ जाता है कि इन भाषाओं के विकास में एक क्रम विद्यमान है, एक ध्वनि परिवर्तन संबंधी क्रम दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए वेद में सध या इध मिलता है और या सह मिलता है। वेद तो इससे एक ध्वनि संबंधी सिद्धांत स्फुट होता है कि ध जो है उसमें स्पर्श का अंश नष्ट होकर के प्राण का अंश बाकी रह जाता है और इसी तरह से इसी प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं कि ये प्रवृत्ति प्राकृत में भी आती है और बाद में भी आती है। तो संस्कृत जो, मेरी ध्वनि सुनाई पड़ रही है क्या? शायद सुनाई पड़ रही होगी। हाँ, तो जो प्रातिशाख्यों में ध्वनि विज्ञान या व्याकरण का पद विज्ञान या निरुक्त शास्त्र का अर्थ विज्ञान जो है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। हमारे जो हम अभी जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा भाषा विज्ञान के ऐतिहासिकता की बात है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की चर्चा। अगर हम भारत के ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को ध्यान से देखें, जिसमें वैदिक संस्कृत से लेकर के लौकिक संस्कृत के भिन्न-भिन्न काल, उसके बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके क्रम को हम देख पाते हैं और संस्कृत इसमें हमारी सहायता करती है। आज जो ठीक है, नूनं समापयिष्यामः। संस्कृत इसमें हमारी सहायता कर सकती है। आज जो भाषिक विद्वेष दिखाई पड़ता है, भाषिक राजनीति दिखाई पड़ती है, अगर हम संस्कृत के ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर थोड़ा-सा ध्यान दें, तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भारतीय भाषाएँ हैं, चाहे वे आर्य भाषाएँ और द्रविड़ भाषाएँ आर्य भाषाएँ क्या द्रविड़ भाषाएँ ही क्यों न हों, उसमें एक अंतर्निहित बहुत ही स्पष्ट निकटता है और यहाँ तक कि उर्दू जिसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्व मिला और उसके नाते उसको एक स्वतंत्र भाषा का ही दर्जा मिल गया, उसकी जो क्रियाएँ हैं, वो क्रियाएँ लगभग 99% संस्कृत से और अपभ्रंश से निकली हुई हैं। इस चीज़ को या तो हम जानते नहीं हैं, हम स्वयं कह देते हैं कि उर्दू एक अलग भाषा है या हम उसको जानते हुए भी हम राजनीति के कारण
और तुष्टीकरण की नीति के कारण ये स्पष्टतया कह नहीं पाते हैं। इसी तरह से द्रविड़ भाषाओं के विषय में भी है। अभी कल एक विद्वान से चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार प्राकृत का अध्ययन जो है, और प्राकृत भी संस्कृत भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही है, और प्राकृत इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्राकृताइजेशन की जो प्रवृत्ति है, वो सारे केवल भारतीय या भारत ईरानी भाषाओं ही नहीं, भारत यूरोपीय भाषाओं में जो भी भाषा की कि परिवर्तन की दिशा है, ध्वनि परिवर्तन की दिशा है, आप उसको कमोबेश प्राकृताइज़ेशन के रूल्स के अंतर्गत रख सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि प्राचीन फ़ारसी से जब आधुनिक फ़ारसी अ, विकसित होती है, तो उस विकास में वे ही नियम कार्य करते हैं, जो कि संस्कृत से प्राकृत के विकास में कार्य करते हैं। तो वो प्राकृताइज़ेशन का रूल जान करके आप उन ध्वनि परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं। तो जो तमिल भाषा है उसमें प्रेम के लिए कुछ नेय जैसा कुछ शब्द है, हमारे जो तमिल के स्कॉलर्स हैं वो शुद्ध करेंगे। तो वो हम देखेंगे, स्नेह जो संस्कृत में अत्यंत प्राचीन शब्द है, उसमें प्राकृत से यात्रा उसकी नेह के रूप में होती है, और नेय दक्षिण की भाषाओं तक जाता है। कुछ उसकी क्रियाओं में भिन्नता ज़रूर है, लेकिन जो जो अत्यंत स्पष्ट निकटता है, उन निकटताओं को हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा विज्ञान को आगे करके, पुरस्कृत करके उसको समझ सकते हैं। भारत की जो भाषिक विवाद या भाषिक विवाद के कारण हमारे में परस्पर एक-दूसरे में जो फूट है, अब दक्षिण और पश्चिम और पूरब में बहुत 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 सारी भाषाएँ हैं, और उन भाषाओं में परस्पर सामंजस्य संस्कृत, और केवल संस्कृत के उस स्वरूप को, एक मोनोलिथ स्वरूप को देख करके हम उसका उपकार नहीं कर सकते हैं। संस्कृत स्वयं में विकसित हुई है, स्वयं में उसमें लोक भाषाओं से, द्रविड़ भाषाओं से हुँ। बहुत सारे शब्द आए हैं, और उन शब्दों में हम देखते हैं उन शब्दों को हम संस्कृत की आदान प्रक्रिया, संस्कृत ने किस प्रकार दूसरी भाषाओं से आदान लिया है। संस्कृत में जो फ़ोनेटिक वेरिएशंस हैं, और फ्री वेरिएशन ऑफ फ़ोनीम्स हैं जो, उससे पता चलता है कि संस्कृत किस प्रकार प्रसारित हुई होगी, संस्कृत किस प्रकार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न-भिन्न कालिक खंडों में उसका विकास हुआ होगा, ये हम देख पाते हैं। और इस तरह से संस्कृत को देखना, इस तरह से संस्कृत को संरचित रूप में देखना, उसको भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है। और वो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि केवल एक तो संस्कृत के प्रति हमारे स्वस्थ दृष्टि को विकसित करेगी। संस्कृत दिव्य भाषा है, ये तो बात सही है। ये बात अर्थवादात्मक रीति से ही नहीं, उसने निरंतर हमारा पालन-पोषण किया है देवता की तरह, इसलिए वो है वस्तुतः। लेकिन वो मोनोलिथिक टाइप में वो स्वर्ग से उतरी हुई कोई भाषा नहीं है, उसका निरंतर समाज में विकास हुआ है। सामाजिक सरोकार उसके बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इस दृष्टि को हमें ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बीच में प्राकृत को भी जोड़ दें, तो जो 1500 वर्षों का संस्कृत और आधुनिक भाषाओं के बीच जो एक ब्रीच है, जो एक गैप है, जो रिक्ति है, वो पूरी हो जाती है। और हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार वो जो वृत्त है, वो सर्किल है, वो उसके मूल में संस्कृत है। और वो मूल जो है, वो केवल केवल देशीय रूप में ही नहीं, केवल दैशिक मतभेदों को भुलाने के लिए ही, के कारण ही नहीं, वो जो हमारा बर-ए-सग़ीर है, जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, ईरान है, और उसके साथ ताजिकिस्तान इत्यादि हैं, यूरोप की जो भाषाएँ हैं, उसके साथ हम निकटता को जान पाते हैं अच्छी तरह से। लेकिन उसके लिए हमें संस्कृत को ठीक से भाषा वैज्ञानिक रीति से, भाषा वैज्ञानिक रूप में उसको समझना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। अन्यथा हम संस्कृत को केवल एक रूप में समझ पाते हैं। अत्यंत सम्मानित और अत्यंत सम्मानित तो है ही संस्कृत, लेकिन उसके सभी स्वरूपों को, सभी आयामों को अगर हम देख पाएँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है।
प्रायः मेरा समय समाप्त हो गया है। आप लोगों ने उसको सुना, अ, मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए आयोजकों को और इस संगोष्ठी में विद्यमान सभी गुरुवर्यों को बार-बार प्रणाम करता हुआ मैं वाणी से विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद